वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फ्लूइड, इट इज फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, till now we have completed up to fluid kinematics, and this will be the first video concerned fluid dynamics, and in this very video we will derive Bernoulli energy equation as I have written here already. Okay, and this video will cover the entire topic very conventionally and in a detailed manner, so that no doubt remains at the end. Well, let's start. So as I have said, just a minute, let me set the page. Okay, we are ready now. As I have said already that fluid mechanics have three sections. First, statics, kinematics and डायनामिक्स। बताया था सबसे पहले, बहुत पहले बताया था, स्टार्टिंग इनिशियल वीडियो लेक्चर्स में बताया था मैंने कि हम इन तीन चीज़ों को बेसिकली कवर करेंगे। तो हमने ये दो पार्ट कवर कर चुका है, अब कवर करना है डायनामिक्स। और डायनामिक्स का डेफिनेशन बताया था मैंने कि इट इज स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन with the forces causing the flow। यही था मतलब फ्लूइड का मोशन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फोर्स इसमें कारगर है फ्लूइड को मोशन में लाने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि काउजिंग दी फ्लो, फोर्सेस काउजिंग दी फ्लो। और हमारा जो कंसर्न रहेगा डायनामिक्स में पूरा न्यूटन्स लॉ, बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ओनली, द एंटायर डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड rotate about Newton's law। Second, Newton's law of motion। और ये आपको पता होगा, इट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे हर जगह पर, और इससे पहले भी यूज करके मैंने दिखाया आपको। ओके, व्हेन आई हैव डिराइव्ड न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ ड्यूरिंग द इनिशियल्स, वहां पे मैं ये बता चुका है इसका एप्लीकेशन, इसको कैसे यूज करना है, एक दो क्वेश्चन बना के मैं दिखाया हूँ। ठीक है, सो यही इक्वेशन को हम आगे भी यूज करेंगे। पूरा का पूरा डायनामिक्स न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है, तो न्यूटन्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स है ये क्या है, ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स है, टोटल नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। यही है ना, नेट फोर्स है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ तो यही बताता है, माने कि ये अगर कोई बॉडी है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, एफ नेट। मतलब कुल मिला के जितने भी फोर्सेस हैं, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है, तो ये एफ नेट बराबर होता है m गुना a। कहने का ये मतलब है, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, सो यहां तक समझ लिया। अब ये जानने का कोशिश करते हैं कि नेट फोर्स जो है, इन नेट फोर्स में कौन कौन सा फोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। क्योंकि हम फ्लूइड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फ्लूइड हमारा कंसर्न है यहाँ पर एज ए बॉडी। सो हमको ये पहले जान लेना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन सा फोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स में कारगर है। ठीक है, तो देखिए, फोर्सेस
हेडिंग बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कॉन्सेप्ट है, अभी बेसिक चलेगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा डेरिवेशन। पहले बेसिक बता दूंगा, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा, एजम्पशन बताऊंगा, फिर डेरिवेशन करेंगे। ये वीडियो में एक्सक्लूसिव बर्नौली प्रूव करूंगा और उसे उसका एप्लीकेशन समझाऊंगा बस। उसके बाद हम देखेंगे फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस जैसे कि वेंचुरी मीटर और इफिस मीटर, ठीक है, ये सब देखेंगे। फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर भी देखेंगे, वियर देखेंगे, रेक्टेंगुलर देखेंगे, ट्रायंगुलर नॉच देखेंगे, नॉचेस, वियर, ये सब देखेंगे। फिर जाके लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग इन फ्लूइड फ्लो। इन फ्लूइड फ्लो, जब फ्लूइड मूव करती है, जब फ्लूइड मोशन में रहती है, तो कौन कौन सा फोर्स उस पर एक्ट करता है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर ये आप नहीं जानोगे तो न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में जो फोर्स है वो तो नेट फोर्स है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फोर्स है ना ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, ये ग्रेविटी फोर्स को हम Fg लिखते हैं, और ये क्या है, ड्यू टू वेट, ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड, यही तो हुआ ग्रेविटी, ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड। कहने का मतलब है मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स। उसी तरह से सेकेंड फोर्स जो आता है वो होता है प्रेशर के कारण, प्रेशर फोर्स हम कहते हैं। प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर टाइम्स एरिया, इसे हम लिखते हैं एरिया, ये एरिया है, इसे हम लिखते हैं Fp, ओके। थर्ड फोर्स जो हम कंसीडर करते हैं, ये सब जनरल बता रहा हूं मैं, जनरल जो वैज्ञानिक ने जो पढ़ा, तो वो किन किन फोर्सेस को कंसीडर किए हैं डायनामिक्स के स्टडी करने वक्त, ये मैं बता रहा हूं। फोर्सेस तो अनेक हैं, लेकिन ये सब जनरल हैं। थर्ड है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स क्या है, मैंने एक इक्वेशन बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ बराबर म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई। ये टाउ क्या होता था, शियर स्ट्रेस, तो यही तो है ड्यू टू फ्रिक्शन, इसे हम लिखते हैं एफ वी। ये क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन क्यों आ रहा था, ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या है, यही तो है रेजिस्टेंस टू मोशन। यही तो था। तो ये शियर स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, मतलब इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको फोर्स में बदलना है तो आप क्या करोगे, फोर्स बराबर टाउ इनटू एरिया, ठीक है। ये एरिया कौन सा एरिया, ये प्लान एरिया, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया नहीं, ये एरिया, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ भी, विस्कस फोर्स। तो इस फोर्स को कंसीडर करता है, इसे मैं ऐसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन जब हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे उस समय स्केल एनालिसिस ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, वहां पर बहुत डिटेल में समझाऊंगा। फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म्स में हम इन फोर्सेस को समझेंगे, इनका स्केल एनालिसिस करेंगे, हमारे पास वो भी एक चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइडिया के लिए मैं बता दिया कि विस्कस फोर्स का माने क्या हुआ। उसी तरह से और एक फोर्स आता है, देखिए टर्बुलेंस के कारण एक फोर्स आता है, टर्बुलेंस माने कि हलचल, ठीक है। अगर पानी मान लीजिए नदी, उसमें जो फ्लो हो रहा है उसमें एक हलचल होती है, लहर लहर जो उठती है, देखिए, तो वो क्या है, वही है टर्बुलेंस। अब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है कहीं, मैंने बताया था जब मैं काइनेमेटिक्स बता रहा था, जब फ्लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो बता रहा था, वहां पे मैंने ये बताया है कि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। इन सब बातों को समझेंगे, आगे जाके समझेंगे, आगे चल के। लेकिन टर्बुलेंस फ्लो, उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है, एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट होता है, वही है टर्बुलेंट फोर्स।
इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे डायमेंशन में। फिलहाल के लिए ध्यान में रखिए कि ये एक फोर्स कंसीडर करते हैं टर्बुलेंस फोर्स, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस एफ टी, और एक फोर्स है फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया था आपको बीटा, तो इसे एफ सी लिखते हैं। ये बीटा क्या होता था? इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। तो फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। फिफ्थ फोर्स, सिक्स्थ, अदर माइनर फोर्सेस जैसे कि सच एज सरफेस टेंशन, समझ में आया? तो ये 6 टाइप ऑफ फोर्स को हम कंसीडर करते हैं फ्लूइड फ्लो सिस्टम में। ओके, चूंकि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं और डायनामिक्स में फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो कौन कौन सा फोर्स है इसका पहचान होना बहुत ही अनिवार्य है। इस कारण से ये है उनका पहचान। ये सब फोर्स एक्ट करती है फ्लूइड फ्लो में। एक तो हो गया ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस एंड फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी एंड अदर माइनर फोर्सेस सच एज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स, सरफेस टेंशन का यूनिट कैसे होता था? फोर्स ओवर लेंथ, लाइन फोर्स, इसे हम लाइन फोर्स भी कहते हैं। तो अगर फोर्स के टर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे? एन ओवर एल इंटू एल कर दोगे, लेंथ कर दोगे तो निकल जाएगा फोर्स। तो ओनली वन डायमेंशन इन्वॉल्व है ना, तो इसे हम लाइन फोर्स भी कहते हैं। कभी कभी सरफेस टेंशन फोर्स को लाइन फोर्स भी कहा जाता है, ध्यान में रहे। ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा है व्हाट इज लाइन फोर्स, ठीक है, आईएएस में पूछता है, गेट में नहीं। ये सब आईएएस का लाइन फोर्स क्या है, ये क्या है, आईएएस में कुछ भी पूछता है। ओके, अब देखिए, तो फोर्सेस का पहचान हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ कुछ वैज्ञानिक का नाम जानने का कोशिश करते हैं, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डायनामिक्स को डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, सबसे पहला, अगर फ्लूइड फ्लो में जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है सबको कंसीडर कर लोगे आप, माने कि एफ नेट अगर लोगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ ऑल हो जाएगा। मतलब सभी फोर्स को कंसीडर कर लिया, माने कि एफ पी कंसीडर कर लिया, प्लस एफ जी, प्लस एफ टी, प्लस एफ सी, प्लस अदर माइनर फोर्सेस। और एक बच गया ना एफ भी। इन सभी फोर्स को कंसीडर कर लिया। ये इक्वल्स क्या होगा? मास ऑफ फ्लो, जो फ्लूइड है, जो उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर इस तरह से आप किसी इक्वेशन को लिखोगे, ये कौन सा स्टडी होगा? न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। डायनामिक्स के अंदर अगर हम सभी फोर्स को कैलकुलेट करें और उसका प्रॉपर्टी समझने का कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहला एफ ऑल बराबर एम ए। अब अगर मान लीजिए लास्ट का दो फोर्स जो है, अदर माइनर फोर्सेस एंड फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, सेकेंड अगर नेग्लेक्ट कर दो, माने कि एफ सी एंड अदर माइनर फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट करिए तो बचा कौन कौन? एफ ग्रेविटी बचा, एफ ड्यू टू प्रेशर बचा, एफ ड्यू टू विस्कोसिटी बचा, प्लस एफ ड्यू टू टर्बुलेंस बचा, बराबर एम ए। अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो इस तरह से नेवियर स्टोक, सॉरी, इस तरह से रेनॉल्ड्स साहब ने इस तरह से अप्रोच किया था डायनामिक्स का। मतलब रेनॉल्ड्स साहब का जो थ्योरी है, उस
रेनॉल्ड्स डायनामिक्स के अंदर रेनॉल्ड्स थ्योरी हम पढ़ेंगे, कुछ रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा चीज है। रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे हम, आगे आएगा। तो रेनॉल्ड्स साहब ने जो डायनामिक्स को समझा था, उसमें उन्होंने कंप्रेसिबिलिटी फोर्स एंड अदर माइनर फोर्सेस जैसे कि सरफेस टेंशन, इनको नेग्लेक्ट कर दिया था, इनको अपने स्टडी में कंसिडर ही नहीं किया। इसलिए अगर इस फॉर्म में आप मोशन लिखेंगे डायनामिक्स के अंदर, तो वो होगा रेनॉल्ड्स मोशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये रेनॉल्ड्स साहब का कॉन्सेप्ट है। अब अगर मान लो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब टर्बुलेंस, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस भी नेग्लेक्ट कर दिया, थर्ड वाला, इफ एफ टी इज नेग्लेक्टेड, तो कौन कौन बच गया? ग्रेविटी, प्रेशर प्लस एफ वी बराबर एम ए। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आपको कहीं नजर आए, ठीक है, जहां पर इन तीनों फोर्स को इक्वेट करके मोशन का एनालिसिस किया गया हो, तो वो थ्योरी होगा नेवियर स्टोक का। नेवियर स्टोक्स एक साइंटिस्ट हैं, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, इस वैज्ञानिक पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे रेनॉल्ड्स पर, और एक नाम अभी बताऊंगा उस पर। तो ये थ्योरी है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, नाम याद रखिए, ध्यान में रखिए। नेवियर स्टोक्स ने कौन कौन सा फोर्स कंसीडर किया था? तो नेवियर स्टोक्स ने कौन कौन सा फोर्स कंसीडर किया? सामने है आपके, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स। इस फॉर्म में लिखा इक्वेशन ऑफ मोशन। रेनॉल्ड्स साहब ने किसको कंसीडर किया था? वो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने टर्बुलेंस फोर्स भी कंसीडर किया है रेनॉल्ड्स ने, ठीक है। रेनॉल्ड्स इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विथ the up to force up to viscosity, he also considered force due to turbulent, okay, and if all forces are considered, then it goes according to Newtonian law, and if force due to compressibility and other minor forces are neglected, it will goes according to theory of Reynolds, okay, Reynolds motion of dynamics, Reynolds theory. And if turbulent force due to turbulence is also neglected, then that theory on dynamics of fluid is according to Navier-Stokes, okay। अब देखिए फोर्थ, अगर एफ भी इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड, तो कौन कौन बचा? आपके पास बच गया एफ ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एफ ड्यू टू प्रेशर। ध्यान दीजिए, इसको हम यूज करेंगे अभी तुरंत, बराबर m गुना a। अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये जो थ्योरी है, ये है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? आ ही गया होगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो ध्यान में रहना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिए, अब देखते हैं एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस लिया गया है डायनामिक्स के अंदर। एजम्पशंस ये इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। डायनामिक्स का अभी जितना बताऊंगा, अप टू बर्नौली इक्वेशन जो मैं डिराइव करूंगा, उसको आप भूल नहीं सकते, वो गुरु मंत्र है। अगर ये समझ गए तो पूरा डायनामिक्स बच्चा लगेगा, आपको फालतू लगेगा, चुटकी में बनेगा पूरा डायनामिक्स। अगर ये नहीं समझ पाए, बर्नौली कैसे डिराइव हुआ, कहां से डिराइव करूंगा, कैसे करूंगा, अगर इन सब बातों को नहीं समझ पाए, तो पूरा डायनामिक्स आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से, तो अब देखिए assumptions made in study of fluid dynamics। ओके, तो फर्स्ट assumption ये लिया गया है कि फ्लो इज लेमिनार। सेकेंड assumption ये लिया कि फ्लो इज इरोटेशनल।
ओके, तो ये जो एजम्पशन लिया ना, ये दो एजम्पशन सबसे पहले किया गया। देखिए डायनामिक्स का जो स्टडी हुआ उनमें कर्म के हिसाब से हुआ। मतलब पहले कोई वैज्ञानिक ने कुछ आधा पोर्शन स्टडी किया, उन्होंने एक थ्योरी जनरेट किया होगा, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस थ्योरी को रिफाइन किया, फिर और एक साइंटिस्ट आ गए, फिर उन्होंने अपने हिसाब से थ्योरी को रिफाइन किया, फिर कोई आए, उन्होंने अपने हिसाब से रिफाइन किया। तो सभी ने कुछ ना कुछ एजम्पशन ऐड किया, सभी ने कुछ ना कुछ एजम्पशन ऐड किया। तो सबसे जो पहले जो पॉइनियर थे ना, जो स्टार्ट किए थे, वो थे नेवियर स्टोक। ओके, नेवियर स्टोक्स सबसे पहले जो डायनामिक्स का स्टडी स्टार्ट किए वो थे नेवियर स्टोक। उन्होंने ये दो एजम्पशन लिया, ऐसे समझिए, ऐसे याद रहेगा। उन्होंने ये दो एजम्पशन लिया था कि फ्लो इज लेमिनार एंड फ्लो इज इरोटेशनल। और लेमिनार का माने क्या, इरोटेशनल का माने क्या, अभी तक हमको मुझे लगता है कि ये अभी तक जो स्टडी हुआ है डायनामिक्स का, सॉरी अब फ्लूइड मैकेनिक्स का, समझ में आ चुका होगा, हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि लेमिनार क्या है, इरोटेशनल क्या है। इरोटेशनल तो डिटेल में देखा, अब लेमिनार एक बार बता देता हूँ। लेमिनार मतलब कि फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है कि लगे आपको स्मूथ फ्लो हो रहा है, कोई हलचल नहीं है, टर्बुलेंस नहीं है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जैसे F बराबर ma होता है उस तो फोर्स होता है, तो न्यूटन इक्वेशन का और एक फॉर्म है F नेट बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी होता है। देखेंगे, चिंता मत करिए, देखेंगे, सब चीज बताऊंगा। अभी आइडिया दे रहा हूं। तो ये देखिए, दो एजम्पशन लिया, फ्लो इज लेमिनार एंड फ्लो इज इरोटेशनल, नेवियर स्टोक ने। अब एक वैज्ञानिक फिर से आ गए हीरो बन के, उन्होंने एक एजम्पशन इनके नेवियर स्टोक के थ्योरी में जोड़ दिए कि उन्होंने कहा कि फ्लो इज इनविस्किड। और ये जो एजम्पशन जो वैज्ञानिक ने ऐड किया वो थे यूलर, ठीक है। यूलर साहब ने ये एजम्पशन ऐड कर लिया। तो यूलर साहब का एजम्पशन अगर आपसे पूछे, एग्जाम में आता है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ नेवियर स्टोक इन कंसर्निंग डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, वहां पे ऑप्शन रहेगा फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज इनविस्किड। तो आपको सिर्फ दो ही टिक लगाना, ए एंड बी या फिर ए बी सी, इस तरह से ऑप्शन रहता है आईएएस के अंदर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। इसलिए वैज्ञानिक का नाम और उन्होंने कौन कौन सा एजम्पशन लिया है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूं उसी ऑर्डर में याद रखिए। तो सबसे पहले दो एजम्पशन लिया, जब डायनामिक्स का स्टडी स्टार्ट हुआ तो दो एजम्पशन लिया गया है, ये कि फ्लो इज लेमिनार और दूसरा फ्लो इज इरोटेशनल। ये किन्होंने लिया, नेवियर स्टोक ने। फिर आ गए हीरो बन के यूलर साहब, उन्होंने उनके थ्योरी को रिफाइन कर दिया, एक एजम्पशन ऐड करके उन्होंने ये कहा कि फ्लो इनविस्किड है। अब आपके मन में एक गजब का सवाल आ रहा होगा कि फ्लो इनविस्किड कैसे हो सकता है। इनविस्किड का माने ये हो गया कि फ्लो हो रहा है, उसमें कोई किसी भी रूप में उसका जो ऊर्जा है वो कम नहीं हो रहा है या फिर घट नहीं रहा है। यही हुआ ना, माने कि नदी किसी एक पॉइंट से जब फ्लो होना स्टार्ट हुई होगी, किसी एक फ्लो सिस्टम में, मान लो रिवर, तो जिस एनर्जी लेवल से फ्लो स्टार्ट हुआ वही एनर्जी लेवल से फ्लो कर रहा है क्या? यूलर साहब के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके मन में अगर ये आया है तो ऐसा नहीं है। क्यों? मैं एक चीज बताता हूं। जब मैं बता रहा था नो स्लीप कंडीशन, ध्यान लाइए, नो स्लीप कंडीशन में जब बताया तो उसमें वहां पे ये बताया था क्या कि मान लो फ्लो हो रहा है, एक आइडियल फ्लो है। आइडियल फ्लो कहने का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है v। यहां पे एक प्लेट रखा हुआ था, एक फिक्स्ड सरफेस रखा हुआ था, फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। यहां पे एक फिक्स्ड सरफेस रखा हुआ था। तो ये जो जस्ट बॉटम लोअर मोस्ट बॉटम लेयर पे जो फ्लूइड लेयर है उसका वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कम होते जाता था,
और फ्लो प्रोफाइल जो बनता था, याद करिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसे बन जाता था, मतलब ड्यू टू रेजिस्टेंस वेलोसिटी कमते 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 एक समय ऐसा आता था कि विस्कोसिटी का इफेक्ट खत्म हो जाता था, और ये जो स्ट्रीम फ्लो था, ठीक है, वही स्ट्रीम फ्लो से ये फ्लो करना शुरू हो जाता था वी, और ये होता था वी डैश, ये वी डबल डैश कम होते जाता था। तो ये देखिए, तो ये जो पोर्शन है यहां पर, इस पोर्शन में विस्कोसिटी इफेक्ट इज रेड्यूस्ड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो इज इन विस्किड, फ्लूइड इज विस्किड, फ्लूइड का विस्कोसिटी है, लेकिन फ्लो कुछ ऐसा हुआ कि उसका विस्कोसिटी का इफेक्ट कम हो गया, कुछ डेप्थ पर, कुछ हाइट पर, वाई फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। और यहां पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये जो v है इसे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो कुछ डेप्थ के अबव जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिलता है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो था मोशन में, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस था वही तो होता था ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड वो उसे हम क्या कहते थे, फ्रिक्शनल ड्रैग। और किस कारण से, विस्कोसिटी के कारण से। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट को देखा था। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं क्या कि फ्लो इज इन विस्किड, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फ्लूइड इन विस्किड हो, ठीक है। फ्लूइड इन विस्किड होना जरूरी नहीं है, फ्लो इन विस्किड हो सकता, समझ में आया। तो यूलर साहब ने इस पोर्शन को कंसिडर किया और नेवियर स्टोक्स का दो एजम्पशन जोड़ दिया कि फ्लो इस पोर्शन में इरोटेशनल है और इस पोर्शन में लेमिनार है। तो नेवियर साहब का दो एजम्पशन प्लस यूलर साहब का ये वाला एजम्पशन कि फ्लो इज इन विस्किड, मिला के यूलर थ्योरी, इन्होंने इस पोर्शन में काम किया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझ गए तो आगे बढ़िए। अब आ गया और एक वैज्ञानिक, विख्यात वैज्ञानिक, ओके, जिसके बारे में हमको पूरा डिटेल स्टडी करना है। उन्होंने दो एजम्पशन ऐड किए, प्लस लिखिए। उन्होंने कहा कि फ्लो इज स्टडी, फिर कहा कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, और ये जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो एजम्पशन ऐड किया, ये थे बर्नौली, समझ में आया, ये थे बर्नौली। तो किन किन वैज्ञानिक का मैंने नाम बताया, नेवियर स्टोक बताया, यूलर बताया और बर्नौली बताया, तीन वैज्ञानिक थे, ओके, तीन वैज्ञानिक। अब इसमें नेवियर स्टोक साहब ने पहले पढ़ना शुरू किया और उन्होंने दो एजम्पशन लिया और उन्होंने ये बोला कि फ्लो जो है वो है इरोटेशनल है और लेमिनार है। अब यूलर साहब आ गए और यूलर साहब ने एक एरिया, एक रीजन कंसिडर किया जिसमें फ्लो इन विस्किड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फ्लूइड इज विस्किड, ठीक है। फ्लूइड इन विस्किड हो ये जरूरी नहीं है, सॉरी, फ्लूइड इन विस्किड हो ये जरूरी नहीं है। यूलर साहब ने बोला कि फ्लो इज इन विस्किड और ये एजम्पशन ऐड कर लिया, और उनका स्टडी उस रीजन में कंसर्न था। अब उसी रीजन में स्टडी कंटिन्यू किया बर्नौली साहब ने, और उसी रीजन में और दो एजम्पशन ऐड कर दिया बर्नौली साहब ने कि फ्लो इज स्टडी और फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी रो of fluid is independent of pressure, ओके, ये है इनकम्प्रेसिबल का मतलब। और स्टेडी का मतलब क्या हुआ, फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो जो प्रॉपर्टीज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ
टाइम मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप साफ साफ लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। तो ये एजम्पशन है डायनामिक्स का। अब एजम्पशंस को समझ लिया, अब चलिए अब और एक लॉजिक बताता हूं कि हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। बर्नौली हमको डिराइव करना है, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन। अब हम उसे कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूलर मोमेंटम इक्वेशन डिराइव करके। सबसे पहले हमको डिराइव करना है यूलर मोमेंटम इक्वेशन, और वहां से हम डिराइव करेंगे बर्नौली एनर्जी इक्वेशन। अब ये कैसे करते हैं देखिए, हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए यूलर मोमेंटम इक्वेशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। हेडिंग बनाइए यूलर मोमेंटम इक्वेशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। किसी एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग यूलर मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, ये है हमारा टास्क। इसे निकालना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करें? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि मोमेंटम क्या होता है? पता होगा, शायद किसी को पता ना हो। मोमेंटम को हम लिखते हैं P, ठीक है, P भी लिखते हैं, या फिर आप M नहीं P ही लिखते हैं जनरली। और इसे कहा जाता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स न्यूटन लॉ के हिसाब से एफ नेट क्या था? एक था m गुना a, मास गुना एक्सेलरेशन। और इस फोर्स को और एक तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब क्या हुआ? रेट। अब मोमेंटम का रेट माने कि d m गुना v बटा dt। समझ में आया? ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये हो गया एफ नेट। मोमेंटम इक्वेशन बहुत यूज है, इसका बहुत इस्तेमाल है टरबाइन में, ब्लेड्स वगैरह में। जब आप निकालोगे नेट डिस्चार्ज कितना है आपको निकालना पड़ता है। फ्लूइड मशीन्स जब पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स, वहां पर मोमेंटम इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन फ्लूइड जो हम अभी जो पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब जो अभी चलेगा, ये भी लेंदी है। जो अभी 4-5 चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड मशीन के अलावा, वहां पर बर्नौली एनर्जी इक्वेशन ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यूलर मोमेंटम इक्वेशन में डिराइव कर दूंगा, लेकिन उसका यूज नहीं बताऊंगा। बर्नौली एनर्जी इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यूलर मोमेंटम इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, first of all, what are the assumptions made according to Euler? Assumptions made by Euler। यूलर का assumption क्या था? सबसे पहला assumption यूलर का क्या हो गया? फ्लो इज व्हाट? लेमिनार। सेकेंड assumption, फ्लो इज इरोटेशनल। थर्ड assumption, लेमिनार अगर समझ में नहीं आ रहा है, हमारा पूरा एक चैप्टर है लेमिनार फ्लो, वहां पे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं वहां पे और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, बहुत लेंथी चैप्टर है लेमिनार फ्लो, ठीक है। थर्ड assumption, फ्लो जो यूलर साहब ने ऐड किया था, फ्लो इज इनविस्किड। सो दिस आर द assumptions मेड इन यूलर मोमेंटम इक्वेशन, assumptions used to derive यूलर मोमेंटम इक्वेशन। और यूलर साहब ने कौन कौन सा फोर्सेस, यूलर फोर्सेस, कौन कौन सा फोर्सेस को कंसिडर किया था? F ड्यू टू ग्रेविटी प्लस F ड्यू टू प्रेशर। तो हमको जो इक्वेशन लिखना होगा वो प्रेशर और ग्रेविटी फोर्स से ही मतलब है हमको। अब और हम कोई फोर्स नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रीम लाइन बनाओ, एक स्ट्रीम लाइन बनाओ। स्ट्रीम लाइन ऐसा हो सकता है, कोई एक स्ट्रीम लाइन। चलिए ये एक स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है, क्या होता है ना, एक इमेजिनरी लाइन। अब यहां पर किसी एक पॉइंट पर एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर करो,
एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड पार्टिकल लो कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल फ्लूइड पार्टिकल कुछ ऐसा है कि वो इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल फ्लूइड पार्टिकल, और इसका जो लेंथ है वो है ds, स्मॉल लेंथ, और इसका जो डिफरेंशियल एरिया है वो है dA। तो अब देखना है कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस टाइनी बॉडी पर। तो सबसे पहले तो एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, मान लो P, प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। प्रेशर इनफाइनाइट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो कहीं भी एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी इस डायरेक्शन में अगर आप कंसिडर करोगे, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये जो एरो दिखाया मैंने स्ट्रीम लाइन के अलोंग, तो ये क्या फोर्स कैसे लिख सकते हैं? PdA। अब उसी तरह से इधर एक प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, P प्लस स्मॉल डिफरेंशियल प्रेशर इंक्रीज करेगी प्लस DA, माने कि इसको अगर एक्सपांड करोगे मतलब ये होगा ना P प्लस डॉ P ओवर डॉ S ds DA, यही हो जाएगा। इस चीज को मैंने समझाया था जब कंटिन्यूटी क्वेश्चन ड्राइव कर रहे थे कि ये कैसे लिखना है, रेट और जिसके ऊपर वो इंक्रीज हो रहा है ये बेस इनटू तो वो एरिया है। अब देखिए, अब हमको और एक फोर्स कंसीडर करना है। कौन सा फोर्स? यूलर मोमेंटम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो हमको और एक फोर्स कंसीडर करना है विच इज ग्रेविटी फोर्स। सो ग्रेविटी फोर्स का मतलब क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने कि उसके सीजी से एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जस्ट इन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड विच विल बी मास इनटू ग्रेविटी। अब इस मास को हम कैसे लिख सकते हैं? रो ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम, रो भी मास लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ds dA, ओके, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो मास हम कैसे लिख सकते हैं? ये mg को हम कैसे लिखेंगे? रो ds dA इंटू g। अब देखिए इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो इसका दो कंपोनेंट निकलेगा। एक तो हो जाएगा जस्ट नॉर्मल, ठीक है, यहां से मान लीजिए कोई एक एक्सिस है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो कंसीडर किया है तो उससे नॉर्मल, और एक अलोंग दिस एक्सिस ये होगा mg, ये एंगल भी थीटा होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा, ओके। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से बनाइए, साफ साफ बनाइए, ओके। अब देखिए, अब हमको लिखना है मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, देख लीजिए, बना लीजिए, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूलर मोमेंटम इक्वेशन, तो यूलर फोर्सेस कौन सा है? Fp प्लस Fg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इस फॉर्म में लिखना होगा। तो अब देखिए, यहां पे देखिए एक्सेलरेशन यहां पे कैसे लिखेंगे? काइनेमेटिक्स जब मैंने बताया तो वहां पे डिटेल में बताया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ए बराबर dv ओवर dt, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन। अब ये वेलोसिटी को अगर जनरल लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ओके। तो माने कि v इज फंक्शन ऑफ s एंड t, ओके। अब a बराबर d डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और dt, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? डॉ v ओवर डॉ s ds ओवर dt, जैसे वहां लिखा था, प्लस टाइम का भी है डॉ v ओवर डॉ t dt बाई dt। तो क्या मिल गया?
ds ओवर dt डॉ v ओवर डॉ s प्लस डॉ v ओवर डॉ t, माने कि कन्वेक्टिव प्लस लोकल। समझ में आया? ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन। अब देखिए, चलिए ऐसे लिखा। अब देखिए ये ds अपॉन dt क्या है? यही तो है वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं क्या? a बराबर v डॉ v ओवर डॉ s प्लस डॉ v ओवर डॉ t, ऐसे लिखेंगे। ये होगा a। अब चलिए अब लिखते हैं यूलर मोमेंटम इक्वेशन। तो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यूलर मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। कैसे लिखेंगे? कौन कौन सा फोर्स है? सबसे पहले देखिए फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए जो बनाया कॉपी में। पी डी ए इधर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। तो पी डी ए माइनस पी प्लस डी पी डी ए, सबसे पहला माइनस एम जी साइन थीटा, यही तो होगा, बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो लिखिए नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। कैसे लिखेंगे? पी डी ए माइनस पी प्लस डी पी डी ए माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ये होगा यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसे रिजॉल्व करिए, इसे रिजॉल्व करिए। पी डी ए माइनस पी डी ए माइनस डी पी डी ए माइनस एम जी साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। सबका वैल्यू पुट करेंगे, पहले रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ये कट गया, तो क्या बचा? माइनस डी पी डी ए, उसके बाद माइनस एम जी साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए ये एम जी साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? मास क्या लिखेंगे? रो फ्लूइड इंटू डी एस डी ए इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी डी एस डी ए इंटू जी इंटू ये साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या है? अब देखिए अगर आप अलोंग दिस सी जी, ये जो सिलेंड्रिकल मैंने ये कंसिडर किया था और इसका इंक्लिनेशन बताया था थीटा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये था ds, ओके, ये था ds। तो ये मान लीजिए हाइट डिफरेंस है, डेटम, ये यहां मान लीजिए कहीं एक डेटम है, ठीक है, और डेटम से इस पॉइंट का हाइट है z1 और ये जो हाइट है ये z2 है। तो ये जो डिफरेंस होगा क्या होगा? z2 माइनस z1, मतलब माइन्यूट डिफरेंस होगा अगर, तो हम इसे dz लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से, ये थीटा, ये ds और ये dz। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p ओवर h, ओके। तो कैसे लिख सकते हो? p क्या हो जाएगा? dz और h क्या हो जाएगा? ds। तो ds साइन थीटा बराबर dz हो जाएगा। तो ये ds साइन थीटा यहाँ जो है इस इक्वेशन में देखिए, ये ds साइन थीटा को हम dz लिख सकते हैं। तो mg साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए ये था रो इंटू ds dA इंटू जी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा और ds को हम dz लिखेंगे, तो रो dA जी dz इस तरह से लिखेंगे। और मास जो m है इसे हम क्या लिखेंगे? रो dA ds। और एक्सेलरेशन a जो है इसे हम क्या लिखेंगे? v डॉ v ओवर डॉ s प्लस डॉ v ओवर डॉ t। सब्स्टिट्यूट करिए इन सब बातों को उस इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन में? माइनस डी पी डी ए माइनस एम जी साइन थीटा बराबर
m गुना a, इसमें सब्स्टिट्यूट अगर करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस डी पी डी ए माइनस एम जी साइन थीटा को कैसे लिखना था, रो जी डी ए डी जेड, रो जी डी ए डी जेड बराबर m गुना a, m गुना a, m लिखिए, रो जी रो डी ए डी जेड डी ए डी एस सॉरी गुना a v डॉ v ओवर डॉ s प्लस डॉ v ओवर डॉ t। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो उल्टा पुल्टा है इसको एक सीध में लेते आइए। कहने का मतलब है ये देखिए, इस इक्वेशन देखिए, यहां तो देखिए ये डी ए और डी ए तो कैंसिल आउट होगा, तो बच गया क्या, माइनस डी पी माइनस रो जी डी जेड, रो जी डी जेड। ठीक है, ये बचा बराबर रो डी एस वी डॉ एस प्लस डॉ वी ओवर डॉ टी, ये बचा। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी पी प्लस रो डी एस वी डॉ एस प्लस डॉ वी डॉ टी प्लस रो जी डी जेड बराबर 0। तो इस इक्वेशन को लाल कर लीजिए। ये जो इक्वेशन निकल के आ गया, इसी इक्वेशन को कहा जाता है यूलर मोमेंटम इक्वेशन। ओके, दिस इज यूलर मोमेंटम इक्वेशन। तो डेरिवेशन कैसे किया पता है, आराम से समझ में आ गया होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं आप कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाया मैंने, वो कैसे बनाया वो बहुत जरूरी है। ओके, उसे समझना बहुत जरूरी था। तो नहीं समझा तो वहां पे फिर जाओ, फिर एक बार समझो और फिर यहां तक बनाइए। ओके, अब देखिए, तो यहां तक 3 एजम्पशन ने काम किया। कौन कौन सा एजम्पशन ने काम किया, कि ये एजम्पशन पहला तो ये काम किया कि फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज इरोटेशनल और फ्लो इज इनविस्किड। अब इसमें एक एजम्पशन और ऐड कर दीजिए। अगर मैं ये ऐड कर दूं कि फ्लो इज स्टेडी, ये एजम्पशन को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड पैरामीटर्स, फ्लूइड फ्लो पैरामीटर are independent of time। अगर फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो यहां पर इस मोमेंटम इक्वेशन के अंदर आप देखो कौन सा चीज टाइम से रिलेटेड है। आपको मतलब कौन सा पैरामीटर ओवर टी वेरी कर रहा है, एक ही वेरी कर रहा है क्या, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अंदर ये वाला डीवी ओवर डी टी। तो इंडिपेंडेंट अगर हो जाएगा तो ये जो है डॉ वी ओवर डॉ टी, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब जो एक्सेलरेशन बचा वो क्या बचा, v डॉ वी ओवर डॉ एस। अब ये क्या होगा, ये तो अब एक ही चीज का फंक्शन है ना, ओनली फंक्शन ऑफ स्पेस। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा नहीं रहेगा, टोटल में आ जाएगा, मतलब डिफिनाइट में आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v dv ओवर ds लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यूलर मोमेंटम इक्वेशन के अंदर। तो यूलर मोमेंटम इक्वेशन क्या निकल के आया था, dp प्लस, अब क्या लिखूंगा मैं, रो ds इंटू ये जो एक्सेलरेशन का टर्म था, इसे हम कैसे लिखेंगे अब, v dv ओवर ds प्लस रो जी डी जेड बराबर 0 होना चाहिए। तो यहां से ds ds कट गया, तो फाइनल इक्वेशन जो क्या मिलेगा, dp
रो वी डी वी प्लस रो जी डी जेड बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन आ गया? ये आ गया यूलर मोमेंटम इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। यही हुआ। व्हाट इज दिस इक्वेशन? इट इज यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर a steady flow। ठीक है, तो ये है मोमेंटम इक्वेशन। अब एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं, यहां पर कभी नहीं भूलना। मोमेंटम इक्वेशन कहीं अगर है, अब उससे आपको एनर्जी इक्वेशन डिराइव करना है, तो क्या करो, मोमेंटम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लो। ओके, मोमेंटम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा एनर्जी इक्वेशन। समझ में आया? तो ये देखिए, यूलर मोमेंटम इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अगर रो से डिवाइड कर दो, रो से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो क्या बचेगा आपके पास? dp ओवर रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड बराबर 0। ये क्या है? यूलर मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। अब एनर्जी इक्वेशन लिखना है। नाउ फॉर एनर्जी इक्वेशन हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना है मोमेंटम इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन चाहिए तो मोमेंटम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या होगा? इंटीग्रेशन ओवर डीपी ओवर रो प्लस इंटीग्रेशन ओवर वी डी वी प्लस इंटीग्रेशन ओवर जी डी जेड बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ओवर डीपी ओवर रो प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जेड बराबर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 कांस्टेंट। ओके, अब ये देखो, इसे मैंने इंटीग्रेशन से नहीं निकाला इस फंक्शन को। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक एक एजम्पशन, अंतिम वाला पांचवा एजम्पशन मैंने क्या बताया आपको? फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये एजम्पशन तो अभी तक मैंने लिया ही नहीं है। ठीक है, मैं इस एजम्पशन इसको लिए बिना काम किया हूं अभी तक। इसलिए जो डेंसिटी है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर है क्या? मतलब प्रेशर के वेरिएशन पर डेंसिटी वेरी करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो जो है कंप्रेसिबल है, अभी फ्लो कंप्रेसिबल है। तो ये जो इक्वेशन आपको मिल गया, ये किसके लिए मिल गया? ये मिल गया एनर्जी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। मिल गया फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। क्यों? बिकॉज मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज फंक्शन ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर के वेरिएशन पे डीपी क्या है? प्रेशर चेंज। तो प्रेशर चेंज के कारण डेंसिटी में चेंज होगा, मतलब फ्लो कंप्रेसिबल होगी। तो ये जो इक्वेशन निकला, ये निकल गया एनर्जी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। अब यहां पर अगर आप जो अंतिम वाला एजम्पशन है जो लिया था, बर्नौली साहब ने जो दो एजम्पशन ऐड किए थे, तो उसमें से एक तो यूज कर लिया हमने स्टेडी वाला, लेकिन अभी तक ये बर्नौली इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि बर्नौली का टोटल एजम्पशन हम लोगों ने नहीं लिया है। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर में आप ले लो एजम्पशन ये कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, तो और एक एजम्पशन ऐड कर दो कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। चलिए, इस एजम्पशन को ऐड कर लिया, तो अब क्या होगा? डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन रहेगा? नहीं रहेगा, तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया?
कि प्रेशर रो कांस्टेंट, रो बराबर कांस्टेंट, मतलब माने कि मास डेंसिटी कांस्टेंट, तो अब जो एनर्जी इक्वेशन निकलेगा वो क्या बनेगा, P ओवर रो प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जेड बराबर कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये है बर्नौली एनर्जी इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो फाइनली हम लोगों ने बर्नौली एनर्जी इक्वेशन को डिराइव कर लिया, लेकिन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन है जनरल फॉर्म जो हम यूज करते हैं बर्नौली एनर्जी इक्वेशन का, ये फॉर्म यूज नहीं करते हैं। हम लोग जनरली बर्नौली एनर्जी इक्वेशन को कुछ अलग तरह से लिखते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बर्नौली एनर्जी इक्वेशन क्या है इस पर गौर करते हैं। एनर्जी इक्वेशन निकाल लिया, यही है डेरिवेशन, उसका फाइनल डेरिवेशन यही है। अब इस इक्वेशन को लेंगे और इसी के ऊपर खेल करेंगे। तो चलिए, तो इक्वेशन क्या निकला बर्नौली एनर्जी इक्वेशन, P ओवर रो, ये है प्रेशर, ये है डेंसिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, और V स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जेड बराबर कांस्टेंट। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, डेंसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू डेंसिटी बराबर कांस्टेंट ही रहेगा। तो मतलब ऐसे लिख सकता हूं P प्लस रो वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस रो जी जेड बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये एक फॉर्म है बर्नौली एनर्जी इक्वेशन का। यहां पर P क्या है, ये है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है P बराबर क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कभी कभी P बराबर क्या है, या फिर रो वी स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या होता है। तो P का मतलब होता है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। P होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह से पी वी स्क्वायर, ये सॉरी रो वी स्क्वायर ओवर 2, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लिखिए, मैं समझाता हूं क्यों कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। पहले लिख लीजिए, तीनों का नाम लिख लीजिए। उसके बाद ये जो बच गया रो जी जेड, इसे हम कहते हैं डेटम एनर्जी, डेटम या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल है, आप रिजॉल्व कर सकते हो, इसका यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट चेक करिए। तो सबसे पहले एनर्जी क्या होता है बहुत को पता नहीं होगा, तो मैं पहले एनर्जी के बारे में कुछ बताता हूं। देखिए ये फोर्स, सबसे पहले ये देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम कहते हैं एनर्जी, वर्क डन को ही हम एनर्जी कहते हैं। और ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और अगर पावर आपसे पूछे, पावर क्या होता है, एनर्जी ओवर टाइम, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, माने कि एनर्जी वर्क डन ओवर टाइम, ये होता है पावर। माने कि क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस और टाइम, माने कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये क्या होगा, पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये सब बेसिक्स है, ये सब फिजिक्स में पढ़ा होगा प्लस टू में, प्लस टू में भी नहीं, 8th क्लास 6th क्लास, तभी से पढ़ रहा होगा। मोमेंटम, पावर, तभी से शुरू हो गया है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के कारण आईआईटी जेईई नहीं निकलता है, यही सब बेसिक क्लियर नहीं था उस समय। ओके, तो यहाँ क्लियर करिए, यहाँ क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मिस हुआ गेट नहीं निकलेगा, यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो ये होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वर्क डन होता है, वर्क डन का मतलब ही एनर्जी होता है। तो एनर्जी क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कि ये वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस का मतलब ये हुआ, देखिए कोई एक, ये मान लो रोड है, ये रोड है,
और ये यहाँ पर इस पर एक व्हीकल है, एक चक्का है, ठीक है, एक पहिया है। अब इस रोड के ऊपर ये पहिया यहाँ तक ट्रेवल की, तो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया d। तो इस ये जो डिस्टेंस कवर किया वहां पर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो इस फोर्स ने कितना काम किया, इसे हम कहते हैं एनर्जी। और यही है फोर्स इंटू डिस्टेंस। समझ में आया? F इंटू डी। और एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है ये होता है पावर। और एनर्जी पर यूनिट टाइम को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको दिखाया फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पर गौर नहीं करते हैं लोग, लेकिन गौर करना चाहिए, करना चाहिए। अब देखिए, तो एनर्जी बराबर क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, मास। तो फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मास के टर्म में नहीं, प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। P को पहले समझने का कोशिश करते हैं। ये P जो था ये क्या है, मैंने इसे क्यों कहा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, P गुना एरिया, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस d। ओके, और एरिया इंटू d क्या हो गया, वॉल्यूम। तो आप अगर आपको सिर्फ P चाहिए तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से, माने कि एरिया इंटू टी से डिवाइड कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा P। तो मैंने कुछ गलत बोला क्या, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हो रहा था। अब देखिए उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को देखिए, ये कैसे हो रहा था, के पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में अब लिखेंगे के। ये देखिए हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा जो हमने अभी निकाला, ρv²/2, ये वाला पैरामीटर ρv²/2। क्यों, ये देखिए हाफ इंटू मास को हम कैसे लिखेंगे, मास को हम ऐसे लिखेंगे क्या, रो टाइम्स एरिया, रो टाइम्स वॉल्यूम, माने कि dA इंटू वॉल्यूम लिख लीजिए d, मान लो dA इंटू डी इंटू वी का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम dA इंटू डी। तो ये खत्म, तो क्या बच गया, हाफ ρv²। तो कुछ गलत बोला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह से डेटम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हुआ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, P ओवर वॉल्यूम। इसे देखिए, ये तो सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, अब और एक फॉर्म देखते हैं। ये जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सब टर्म हो गया पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। अगर पर यूनिट मास लिखोगे, ये सब पूछता है, पर यूनिट मास पूछता है, मतलब आपको इक्वेशन दे देगा, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन किसी एक फॉर्म में लिख देगा और बोलेगा कि इसमें ये इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में है, पर यूनिट मास है या फिर पर यूनिट वेट है, ठीक है, ये सब पूछेगा, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम है। इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मास अगर इक्वेशन आपको लिखना है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जैसे अभी मैंने चेक करके आपको दिखा दिया। P ओवर रो प्लस v²/2 प्लस gz बराबर कांस्टेंट अगर होगा, ये पर यूनिट मास के फॉर्म में है ये इक्वेशन। तो ये सब इक्वेशन ध्यान में रखिए, ओके, सिंपल है, कुछ ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है, यूनिट कैलकुलेट करना है बस, जैसे अभी मैंने करके दिखाया सेम करना है। ये होगा पर यूनिट मास का फॉर्म, ठीक है, मतलब कि आपको डिवाइड करना है रो इंटू dA इंटू ds से, यही तो है मास, इससे डिवाइड कर देना हर जगह, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब देखिए
तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? बर्नौली इक्वेशन कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है? इसका मतलब क्या? अभी तो ये सब चीज की है, लेकिन इसका मतलब तो समझ नहीं आ रहा होगा। एक मतलब तो समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक पॉइंट पर इन ए फ्लो सिस्टम कांस्टेंट होगा अगर वो फ्लो का जो एजम्पशन है कि वो फ्लो लेमिनार है, इरोटेशनल है, इनविस्किड है, स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है। समझ में आ रहा है? अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो किसी भी एक पॉइंट पर, क्योंकि स्ट्रीम लाइन जो लिया था किसी एक पॉइंट पर एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड पार्टिकल को मैंने बनाया था, तो इसी पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी कांस्टेंट होगी। माने कि मान लो 20 इस पॉइंट पर कांस्टेंट होगी। मान लो फ्लो हो रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी कमता है या बढ़ता है। अभी मान लीजिए कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। समझ में आ रहा? तो ये कहने का मतलब है इनका कि किसी भी एक पॉइंट पर इन ए फ्लो फील्ड टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। ठीक है? तो अगर इसको जनरल स्टेटमेंट में लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं? क्या समझे इसको? इसे मैं कह सकता हूं क्या कि बर्नौली इक्वेशन क्या स्टेट करता है? समझने के लिए, बस समझने के लिए, समझ तो गए आप लोग, लिख लीजिए, फिर भी कोई बुराई नहीं है लिखने में। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? स्टेट्स दैट ड्यूरिंग स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अभी तक एक चीज ध्यान में रखिए, मैंने ये नहीं बताया किसी तरह का एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है? तो मान लो नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है? माने कि फ्लो फील्ड कुछ ऐसा है कि फ्लो फील्ड है स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल विथ नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस क्यों होता है? एक चीज आपने एक लॉस पढ़ा होगा, हमेशा एक जगह पे एक फोर्स पढ़ा होगा, फ्रिक्शन। कोई भी चीज एक किसी सरफेस के ऊपर मूव करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, जो कि होता है नॉर्मल फोर्स इनटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन फ्लूइड डायनामिक्स में हम कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर करेंगे टाउ, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, मतलब कि म्यू डी यू ओवर डी वाई इनटू एरिया। ठीक है? ये जो फ्रिक्शन है ये कंसीडर करते हैं हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर, जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आया? वो देखिए क्यों, ये एक क्वेश्चन मैंने बताया था गेट वाला, गेट ऊपर मूव कर रहा था, यहाँ फ्रिक्शन नीचे एक्ट कर रही थी एफ आर। तो ये तो गेट तो सॉलिड है, तो इस पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था इसका वेट, या फिर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इसका वेट गुना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने कंसीडर करके फ्रिक्शन निकाला था। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था स्टैटिक्स में। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इस तरह से फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं सॉलिड के केस में, और इस तरह से फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं फ्लूइड के केस में। तो बर्नौली इक्वेशन कहता है कि अगर फ्लो स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल है विथ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन लॉसेस, विथ नेग्लिजिबल फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है, देन तो जो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कौन कौन सा एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहती है किसी एक पॉइंट पर। अब वो कांस्टेंट कैसे होगी? वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब कभी प्रेशर कम हो गया, कभी वेलोसिटी अधिक हो गया। ठीक है? लेकिन टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा। हो सकता है कहीं डेटम बढ़ गया या डेटम कम गया।
लेकिन टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा, ये कह रहा है। क्रिटिकल है, समझने का कोशिश करिए। इन तीनों का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा हर एक पॉइंट पर कि ये इनका जो समेशन का वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन तीनों में अल्टरेशन हो सकता है। मान लो प्रेशर 80 था, मान लीजिए प्रेशर 60 था, काइनेटिक एनर्जी 20 था, पोटेंशियल एनर्जी भी 20 था, तो 100 हो गया। और एक किसी पॉइंट पर आप देख रहे हो कि प्रेशर कम गया, ये मान लीजिए 50 हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया 30 और पोटेंशियल एनर्जी 20 ही है, मतलब डेटम 20 ही है अगर तो क्या हुआ, some portion of pressure energy is get converted into kinetic energy। यही कहने का मतलब है कि किसी भी मतलब एनर्जी इंटरचेंज होता है, वो खत्म नहीं होता, इस कारण से कांस्टेंट एनर्जी बनी रहती है फ्लो फील्ड में। ये है बर्नौली इक्वेशन। तो लिखिए क्या लिख रहे थे। तो देन द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी are converted into each other, but the summation remains same, but their sum remain same या फिर कांस्टेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड नो हीट, किसी भी तरह का हीट माने कि गर्मी और एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा, माने कि टर्बुलेंस नहीं है, ओके, माने कि टर्बुलेंस नहीं है और एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर अकर, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि उस फ्लो फील्ड में बाहरी ऊर्जा नहीं आ रही है कोई, तो फ्लो फील्ड का जो ऊर्जा है, जो स्टेट में है, वो ऊर्जा हमेशा बना रहेगा, किसी हर एक पॉइंट पर उतना ही ऊर्जा होगा, ओके। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि वो ऊर्जा एक दूसरे में बदलते रहेंगे, लेकिन टोटल अगर समेशन निकालेंगे आप किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। तो देखिए ये तो था बर्नौली एनर्जी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और आइडिया इन ए वेरी डिटेल्ड वे, लेकिन हमारा जो कंसर्न है, हम यूज करते हैं बर्नौली इक्वेशन को इन हेड फॉर्म, इन हेड फॉर्म, हेड फॉर्म में हम यूज करते हैं। अब हेड फॉर्म में यूज करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए हेड, अगर किसी का भी हेड आपको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं हेड। सबसे पहले ये जानो हेड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, मतलब लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ यूनिट, ठीक है। देखिए एक चीज बताता हूं, ये मान लो एक ट्यूब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये जो पानी, मान लीजिए पानी का हाइट है h, तो इस पॉइंट पर हेड ऑफ वाटर कितना है, h मीटर है, समझ में आया। तो इस पॉइंट पर एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितना है, सॉरी इस पॉइंट पर कितना होगा, रो जी एच, ये मान लीजिए रो जी एच है, इस पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है, रो जी एच। तो अगर हम रो जी से डिवाइड करते हैं तो यहां पर एच मिलेगा हेड, मतलब हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, यही तो है यहां पर प्रेशर। तो टोटल हेड कितना हुआ h, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, मतलब इतना का प्रेशर है, इतना हेड का प्रेशर है इस पॉइंट पर, समझ रहे हैं। इस फॉर्म में हमको लिखना है हेड फॉर्म में। कैसे लिखते हैं अभी बताता हूं, बर्नौली को कैसे लिखेंगे दिखाता हूं, देखिए। तो सबसे पहले ये हेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यही हुआ ना कि इफ एनी एनर्जी ऑफ फ्लूइड, एनर्जी ऑफ फ्लूइड is converted into
कॉलम हाइट ऑफ फ्लूड, मतलब जो फ्लूड उस फ्लो में बह रहा है, हो सकता है वो किसी तरह का तेल हो या फिर केरोसिन हो, समझ रहे, जो फ्लूड वहां बह रहा है, तो रो जो है, रो का जो यूज होगा वो रो फ्लूड यूज होगा हमेशा। कोई जरूरी नहीं है हमेशा फ्लूड आपको वाटर ही है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेंसिटी का फ्लूड हो सकता है। फ्लूड डिपेंड ऑन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से फ्लूड वेरी करेगी। तो रो फ्लूड देन इट रिप्रेजेंट एनर्जी इन हेड फॉर्म। जैसे कि मैंने वाटर के केस में बताया, रो जी एच है वहां पर प्रेशर, तो आपको कितना का हेड है उस पॉइंट पर आपको ये निकालना है, तो आप क्या करो, रो जी उसका वेट से डिवाइड कर दो। हेड फॉर्म अगर निकालना है तो एनर्जी पर यूनिट वेट जो होता है वो होता है हेड फॉर्म। समझ में आया? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हेड। आपने नोटिस अगर नहीं किया तो ये देखिए, ये जो रो जी है यही तो है वेट, ओके, ये है वेट रो जी। तो सॉरी, ये वेट नहीं है, ये है यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट, ये है यूनिट वेट, ओके। एनर्जी पर यूनिट वेट अगर होगा मतलब गामा, तो वो होगा हेड फॉर्म, ठीक है। माने कि एनर्जी लिख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, हेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वेट। देखिए कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो है एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में जो इक्वेशन है, एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में था ना, पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में जो इक्वेशन था हमारे पास, सॉरी, पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में जो इक्वेशन था वो क्या था, P प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 रो, रो वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस रो जी जेड बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह का यूनिट होगा, तो यहाँ पर भी ये इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इस तरह का यूनिट है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है इसे हम और एक नाम से कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो प्रेशर निकलता है उसे हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ओके। और रो वी स्क्वायर ओवर 2 जो निकल गया इसे हम काइनेटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, किसको क्या कहते हैं, और इसका नाम तो बहुत फेमस है, सॉइल मैकेनिक्स में भरपूर पढ़ा होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो समेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर प्लस काइनेटिक और डायनामिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हेड फॉर्म, सो हाउ डू वी डू इट, चलिए कैसे करना है, देखिए, ये देखिए P बराबर रो जी एच स्टैटिक, ये कॉलम हाइट, माने कि ये जो प्रेशर है P, ये क्या है, ये तो यही है ना, मतलब ये जो प्रेशर है P यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टैटिक प्रेशर, ये स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, कॉलम हाइट ऑफ फ्लूइड, ओके। तो अगर आपको H चाहिए कितना हेड हुआ, तो ये क्या होगा, प्रेशर ओवर रो जी, ओके। उसी तरह से ये तो हो गया फर्स्ट प्रेशर के बारे में। अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखोगे, सेकेंड, अगर काइनेटिक एनर्जी को कॉलम हाइट में कन्वर्ट करना है, के ई बराबर रो जी एच,
ठीक है, मतलब हाफ रो वी स्क्वायर बराबर रो जी एच, तो रो रो खत्म। ओके, तो h बराबर क्या मिल गया, वी स्क्वायर ओवर 2g। उसी तरह से थर्ड वाला जो है, ओके, रो जी जेड बराबर रो जी एच, तो कैंसल, जेड बराबर एच, तो ये हेड फॉर्म मिल गया ना, ये सब क्या है, हेड फॉर्म में है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकला जिसको हम रेगुलर यूज करेंगे, वो क्या मिल गया, पी ओवर रो जी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g प्लस क्या, जेड बराबर कांस्टेंट। अब देखिए मैंने बता दिया है, ये पी ओवर रो जी ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, यही तो है। वी स्क्वायर ओवर 2g क्या है, प्रेस काइनेटिक एनर्जी, डायनामिक एनर्जी, या फिर वेलोसिटी हेड, सॉरी काइनेटिक एनर्जी या फिर डायनामिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो इसे इसे प्रेशर हेड कहा जाता है, इसे काइनेटिक हेड, डायनामिक हेड या फिर वेलोसिटी हेड भी कहा जाता है। ओके, काइनेटिक हेड, डायनामिक हेड या फिर वेलोसिटी हेड। और तीसरा लास्ट वाला अंतिम जो बच गया जेड, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। और इसे क्या कहा जाता है, डेटम हेड। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आया बर्नौली का, जो अभी तक हमने पढ़ा, वो निकल के आया पी ओवर रो जी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g प्लस जेड बराबर कांस्टेंट। So we will be using this equation in a regular fashion. अच्छा चलिए कुछ मतलब बताता हूँ, एक आसान तरीका बताता हूँ इस इक्वेशन को समझने का। इसका यूज कैसे होता है, इसको कैसे यूज करेंगे, उससे पहले और एक चीज देख लीजिए। तो ये जो हेड है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इन दोनों को अगर आप सिर्फ इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इनका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड। माने कि P ओवर रो जी प्लस वी स्क्वायर, सॉरी प्लस जेड बराबर पीजोमेट्रिक हेड H। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहां पर एक इस तरह का पाइप है, ठीक है, और ये डेटम है और कोई एक पॉइंट है ये, और इस पॉइंट का डेप्थ है फ्रॉम डेटम हाइट है जेड। अब यहां पर आपको निकालना है प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर हेड कितना है यहां पर तो आप क्या करोगे, पीजोमीटर को कनेक्ट करोगे। ओके, पीजोमीटर को कनेक्ट करोगे। अब पीजोमीटर को कनेक्ट करोगे तो यहाँ इस पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर हेड मिलेगा, तो इतना मिलेगा, इतना का प्रेशर हेड प्लस इतना का डेटम हेड। तो इन दोनों को समेशन कर दोगे, ये प्रेशर हेड प्लस जेड, तो ये होगा पिजोमेट्रिक हेड जेड फ्रॉम डेटम, यहां से यहां तक। समझ में आया, यही है पिजोमेट्रिक हेड एच।
इसका मतलब यही हुआ, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड बराबर पीजोमेट्रिक हेड। अब देखिए और एक चीज देख लीजिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद मैं एक बेहतरीन चीज बताऊंगा। अभी तक हमने क्या कंसिडर किया, अभी तक हमने जो बर्नौली इक्वेशन कंसिडर किया वो कंसिडर किया फॉर इनविस्किड फ्लो। इनविस्किड फ्लो का मतलब ये था कि कहीं भी किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, मतलब एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल और नेग्लेक्टेड, देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। okay that was the inviscid flow. Now if we consider viscous flow, अगर ऐसा फ्लो हो रहा है जिसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि मान लो एक पाइप है, एक पाइप है, क्या होता है विस्कस फ्लो का मतलब देखिए, मान लीजिए एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर डी है ये, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर प्रेशर है P1, ये सेक्शन 1 है 1 और ये है सेक्शन 2 यहां पे प्रेशर है P1, ये फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है V1, ओके। और ये कोई एक डेटम है और इसका ये जो पाइप का सेंटर लाइन है, हमेशा सेंटर लाइन को आप यूज करेंगे, डेटा अगर निकालना हमेशा सेंटर लाइन का, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो सेंटर लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये है डेटम और ये डेटम हाइट है Z1, ठीक है। उसी तरह से सेक्शन 2 पर ये मान लीजिए ये है Z2 डेटम हाइट और यहां पर प्रेशर है P2, वेलोसिटी है V2। सो अगर आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करोगे बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 और ये मान लीजिए विस्कस फ्लो है, विस्कस फ्लो का मतलब ये हुआ, मान लो कि सेक्शन 1 पर फ्लो में जो एनर्जी था वो था 100, तो सेक्शन 2 पर आते आते एनर्जी कुछ कम होगा क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन मान लीजिए लॉस हो गया 40, फ्लो हो रहा है, विस्कस हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी का इफेक्ट है, तो 40 का एनर्जी रेड्यूस कर गया। अगर 40 का एनर्जी रेड्यूस कर गया तो यहां पर आपको एनर्जी कम मिलेगा, कितना मिलेगा 60, ओके। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ, तो हमको बनाना है कांस्टेंट। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर फ्लो में एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए, भले ही वो एक दूसरे, वो एनर्जी जो है एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि यहां पर सेक्शन 2 पर अगर आप 100 बनाना है आपको 100, तो आपको क्या करना होगा, प्लस 40 करना होगा, क्या माने कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो कहने का मतलब कैसे लिख सकते हैं हम बर्नौली इक्वेशन, हम कैसे अप्लाई करेंगे, P1 ओवर रो जी, रो एफ जी, ये जो फ्लूइड है इसका मास डेंसिटी है रो एफ, तो P1 प्लस रो एफ जी प्लस V1 स्क्वायर बटा 2G प्लस Z1 बराबर होना चाहिए P2 ओवर रो एफ जी प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2 प्लस सम एनर्जी दैट इज लॉस्ट HL। ये जो HL है इसे हम कहेंगे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ में आया? तो विस्कस फ्लो में बर्नौली इक्वेशन हमको इस तरह से लिखना है। तो विस्कस फ्लो में एक फैक्टर नया ऐड हो जाएगा, हेड लॉस। ये हेड लॉस निकालना क्वेश्चन बहुत आता है कि हेड लॉस निकालिए, और इस हेड लॉस को निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है, हम सब फॉर्मूला पढ़ेंगे जब हम फ्लो स्टार्ट करेंगे, जब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे वहां पर हेड लॉस निकालेंगे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, डार्सीस लॉ, डार्सीस हेड लॉस सब निकालेंगे, ठीक है। बहुत सारे हैं हेड लॉस, उनको निकालेंगे। तो मतलब ये बता रहा हूं कि विस्कस फ्लो अगर हो रहा है तो उस केस में हम इस तरह से बर्नौली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, विस्कस हेड लॉस, विस्कोसिटी, ओके। तो ये है कंप्लीट बर्नौली इक्वेशन। अब इससे अधिक कुछ नहीं है बर्नौली इक्वेशन को, इसका एप्लीकेशन आप
देखिए बहुत जगह पे यूज है। मैं आपको एक आसान तरीका से समझाता हूँ। इस चीज को हमारे टीचर ने बताया था, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने हमको समझाया था, वो चीज आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए क्रिकेट के टर्म में हमको समझाया गया था, तो वो चीज मुझे याद है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए विकेट है और कोई एक गेंदबाज है जो आउट स्विंग बॉलिंग कर रहा है। तो आउट स्विंग बॉलिंग का मतलब क्या होता है? ये मान लो विकेट था, तो यहाँ पर अगर बॉल आया तो आउट स्विंग होगा, मतलब इस तरह से बाहर निकलेगा टप्पा खा के, यही मतलब हुआ आउट स्विंग। अब ये आउट स्विंग हो रहा है, इससे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन को यूज करके? देखिए बड़ा ही सुंदर चीज है। देखिए तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? P ओवर रो जी, मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g प्लस जेड बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो गेंद होता है, देखिए ये अगर बॉल है तो इसका एक पोर्शन रफ होता है और एक पोर्शन स्मूथ होता है। क्या ये रफ साइड है और ये स्मूथ है, ठीक है? अब देखिए इस गेंद को गेंदबाज ने v वेलोसिटी से फेंका। अब एयर का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ एयर होगा v डैश मान लीजिए, ठीक है? तो रफ अगर है तो यहां पर एक फोर्स एक्ट करेगी। वो कौन सा फोर्स? तो ये वेलोसिटी जो है गेंदबाज का वेलोसिटी, यहां पर भी v और यहां पर भी v, ठीक है? तो फ्रिक्शन किधर ज्यादा होगा? रफ साइड पे, इधर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ओके? और इधर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा कम, ठीक है? तो देखिए रफ साइड पे फ्रिक्शन अधिक है और वेलोसिटी, तो इस कारण से क्या होगा? रफ साइड पे जो वेलोसिटी वो कम हो जाएगा, ओके? मतलब वेलोसिटी रिजल्टेंट वी आर इतना हुआ, कम हुआ, मान लो इतना कम हुआ। और इस केस में वेलोसिटी रिजल्टेंट जो है वो अधिक रहेगा। क्या? अब देखिए प्रेशर एनर्जी, प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्लस डेटम, तो ये तो कांस्टेंट होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर वेलोसिटी अधिक है तो इस डायरेक्शन में, इस सेक्शन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा और इस तरफ जो प्रेशर लग रहा होगा, ये PR1 मान लीजिए, ये PR2, तो कौन सा अधिक होगा? PR2 अधिक होगा ना PR1 से। नेट प्रेशर किधर एक्ट करेगी? F, PR नेट। तो इस कारण से क्या होगा? बॉल जैसे ही गिरेगा जमीन पर टप्पा खा के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर नेट इस डायरेक्शन में अधिक है। समझ में आया? इस तरह से आउटस्विंग बॉलिंग का मैकेनिज्म होता है, क्योंकि बर्नौली एनर्जी कांस्टेंट मेंटेन करना ना, ये कांस्टेंट होना है। अगर नहीं समझ में आया, देखिए ये कांस्टेंट होना है, तो वेलोसिटी मान लो डेटम है ही नहीं, तो वेलोसिटी इस तरफ कम है तो प्रेशर अधिक होना चाहिए, v कम है प्रेशर अधिक होना चाहिए। इधर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा ना, तो प्रेशर आउटसाइड इस तरह से ज़्यादा है प्रेशर। अब इधर मैंने प्रेशर इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने बताया है बार बार, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, मेरा मर्जी मैं कहीं भी लगाऊं, इनफिनाइट डायरेक्शन में एक्ट करता है किसी भी एक पॉइंट पे। तो मैं ये वाला कंपोनेंट लिया जो जिससे मुझे मतलब है, ठीक है? ये कंपोनेंट ले लिया जिससे मुझे मतलब है, जो कि गेंद को बाहर की तरफ पुल करे, तो ये होता है आउट स्विंग, ठीक है? इसी तरह से आप हर एक का मैकेनिज्म निकाल सकते हो, जैसे कि टॉप स्पिन, बैक स्पिन। आप कोशिश करना एक बार निकाल के देखना कि आउट इन स्विंग वगैरह कैसे होता है। इन सब चीज़ों का मैकेनिज्म इस तरह से समझने का कोशिश करना। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं इक्वेशन बैठा पा रहे हैं, तो कमेंट के नीचे लिख दीजिएगा इस वीडियो के, मैं उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वेल इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एक्सक्लूसिवली। ये पूरा का पूरा बर्नौली है। अब जो पार्ट 2 होगा डायनामिक्स का, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, मैं उसका एक ओवरलुक दे देता हूँ। हम देखेंगे फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, जिससे बहुत क्वेश्चन आता है। बर्नौली इक्वेशन से क्या क्वेश्चन पूछेगा?
यही पूछेगा डिस्चार्ज कितना है निकालो, किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर कितना है निकालो। लेकिन किसमें, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में, एप्लीकेशंस में पूछेगा। डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन पे क्वेश्चन कुछ नहीं आता, उसका लॉजिक जो है, एजम्पशन वगैरह वो सब ऑब्जेक्टिव में आती है, ठीक है। लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो गेट वगैरह में आती है, वो आती है फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस से। अब ये फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि वेंचुरी मीटर, नाम तो सुना ही होगा, इसका डिजाइन करेंगे, ठीक है। वेंचुरी मीटर का डिजाइन करेंगे और वेंचुरी मीटर से डिस्चार्ज निकालेंगे, क्यू कितना आता है। मतलब माने कि ये एक पाइप है, यहाँ पर एक वेंचुरी मीटर कनेक्ट कर देंगे और ये पता लगाएंगे कि इस पाइप में क्यू कितना पास कर रहा है, ओके। उसके बाद ऑरिफिस मीटर, ओके। इन सब चीजों को देखेंगे। वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है एक चीज, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और होते हैं जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एरिया रेशियो, इन सब चीजों को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। माने कि पूरा फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस पर गौर से एनालिसिस करेंगे। वेल, बने रहिएगा, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।